नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने बात करी थी यूएस के ब्लॉकेड के बारे में, स्टेट ऑफ होर्मुज पर यूएस के कंट्रोल के बारे में, और कई सारे सवाल खड़े हुए कि क्या यूएस का सच में कंट्रोल है स्टेट ऑफ होर्मुज का। ट्रंप एक तरफ से बार बार ये चिल्लाते रहे कि हमारा स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर बहुत कंट्रोल है, हमने 28 वेसल्स को वापस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ईरान की इकॉनमी क्रिपल कर दिया। और फिर रिपोर्ट्स आती हैं जो बिल्कुल विपरीत खबर दिखाती हैं। वो कहती हैं कि 34 ऑयल टैंकर्स जो है वो वहाँ से पास हुए, जिसमें से 19 तो डायरेक्टली ईरान से लिंक थे। यानी कि ईरान की इकॉनमी बहुत आराम से चल रही है, आप कुछ नहीं कर पा रहे उसका, आपका स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये सारी बातें हमने कल ही करी थी और उसमें हमने कहा था कि बहुत बड़ा फेलियर है यूएस की नेवी का। और उसके अगले ही दिन यानी कि जस्ट आज पीट हेग्सेथ ने अपने नेवी सेक्रेटरी को, यानी कि यूएस नेवी सेक्रेटरी जॉन फेलन, जिनका बड़ा ही अग्रेसिव नेचर रहा है, खुद का ही बहुत अग्रेसिव नेचर है जॉन फेलन का, उनको आज फायर कर दिया। बिल्कुल कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया, कोई इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। उनको बुलाया गया और कहा, जैसे होता है जनरली, बुलाया गया और कहा गया। और वैसे ऐसे पोजीशन पर और इस टाइम पर जब वॉर चल रहा हो तो जाहिर सी बात है कोई नोटिस पीरियड तो सर्व करने को बोलेगा नहीं। उनको बुलाया गया और कहा गया कल से आने की जरूरत नहीं, एकदम बिल्कुल उनको विमुक्त कर दिया गया, एकदम फायर कर दिया गया। अब इसमें जो रिपोर्ट्स आती हैं वो स्टेट ऑफ होर्मुज के टेंशन की भी बात करती हैं, और इंटरनल बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स इस समय पेंटागन में चल रही हैं जो साफ साफ दिखाई दे रही हैं। सिर्फ बात जॉन फिलन की नहीं है, इसके साथ और भी कई लोग, यानी कि कई टॉप एडमिरल्स, जनरल्स, इनको भी लगातार अभी पिछले कुछ समय में हटाया गया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बनने के बाद। तो इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ रॉन्ग इन पेंटागन, और यूएस नेवी सेक्रेटरी को क्यों हटाया गया, और इसके क्या रिपरकशंस होंगे, क्या स्टेट ऑफ होर्मुज पर और फर्दर ये अपना कंट्रोल लूज करेंगे, सारे कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अभी शिखर इवेंट में अपने, जिसमें हमने सिविल सर्विसेज डे को सेलिब्रेट किया और काफ़ी बड़ा इवेंट हमने किया, उसमें हमने एक बहुत बड़ा ऑफर सारे एस्पिरेंट्स के लिए दिया कि अब आपको जो जीएस फाउंडेशन कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 16,999 में मिलेगा। मतलब कि यूपीएससी सीएससी का पूरा कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स, सिर्फ जीएस नहीं बल्कि जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स का टेस्ट, मेंस का टेस्ट, इवैल्यूएशन के साथ सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ 16,999 में आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसको अवेल करने के लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं APYT10। इस कोड को जा करके वहाँ पर लगा करके आप फर्दर डिस्काउंट पा सकते हैं। ये ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही है। ये आज तक के अनअकैडमी के इतिहास का सबसे लोएस्ट प्राइस पर ये गया है, इससे कम प्राइस नहीं हो सकता। तो ये ऑफर को ज़रूर से ज़रूर जल्दी से जल्दी अवेल कर लीजिए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इसको अवेल कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यूएस नेवी सेक्रेटरी जॉन फेलन को हटा दिया गया, यानी कि फायर कर दिया गया है, और पीट हेग्सेथ ने ये डिसीजन लिया है। पीट हेग्सेथ और जॉन फेलन के खुद के रिलेशंस में भी बहुत सारे डिसएग्रीमेंट से, बहुत डिससेटिस्फैक्शन था उनके काम करने के तरीके से, उनके अग्रेसिव नेचर से। और यस मैन, देखिए डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन में एक खास बात है कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में वही लोग हैं जो ट्रंप के यस मैन हैं। मतलब ट्रंप जो चाहते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से रिएक्ट करना चाहता है, जिस तरीके से चाहता है कि लोग रिएक्ट करें, तो अगर वैसे रिएक्ट कर रहे हो तो आप बने रहोगे, नहीं कर पा रहे हो, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको तुरंत ये लोग फायर कर देंगे। उस टाइप से, जैसे कोई बिजनेस एम्पायर रन करता है, ठीक उसी तरीके से ट्रंप अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहे हैं। जैसे आपने बिजनेस कंपनीज को देखा होगा कि भाई आपका परफॉर्मेंस है, आप यस मैन हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर यार हटाओ इसको, ख़त्म करो, भगाओ, मेरे को यस नहीं कर रहा है। तो उस टाइप का इसकी स्थिति यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही है जो पीट हेग्सेथ ने किया है। मतलब एक दिन के अंदर उनको पूरी तरीके से फायर कर दिया। अब ये टेंशन्स बताया जा रहा है कि इसमें एक बहुत बड़ा रोल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ब्लॉकेड ने भी प्ले किया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही बुरा था यूएस नेवी का। यूएस नेवी का कोई स्टांस समझ में नहीं आया, और इसमें एक बहुत बड़ा आपको जो पूरा कम्युनिकेशन गैप नज़र आता है। एक तरफ वॉशिंगटन डीसी से ट्रंप जो हैं वो कुछ और बोल रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि हमारा बहुत कंट्रोल है, हमने ये अचीव कर लिया, हमने वो अचीव कर लिया, और वहीं दूसरी तरफ पेंटागन का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस है। तो कहीं ना कहीं वो वॉशिंगटन डीसी और पेंटागन का जो क्लैश है वो भी साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है, और इसीलिए शायद पीट हेग्सेथ ने इतना बड़ा डिसीजन लिया और जॉन फेलन को फायर कर दिया। तो स्टेट ऑफ होर्मुज वॉज अ बिग डिसीजन। स्टेट ऑफ होर्मुज का एक बहुत बड़ा रोल रहा है जॉन फेलन के डिपार्चर में। अब उनका कोई भी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन इस चीज़ के ऊपर नहीं आया, उन्होंने कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, किसी ने भी इसके ऊपर कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। बहुत उनको अप्रिशिएट किया गया लेकिन कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। तो जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, रिपोर्ट्स का कहना है कि सबसे मेन प्रॉब्लम जो थी वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम थी, जो कि पीट हेग्सेथ के साथ थी। जो डिमांड थे जॉन फेलन के वो मतलब ये लोग पूरा नहीं कर पा रहे थे,
और इसीलिए पीट हेगसेथ के साथ उनकी काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स चल रहे थे। जो और भी अंडर सेक्रेटरी थे उनके साथ भी इनके बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे, मतलब बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स थे। और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस थी उसको लेकर के भी कई सवाल थे, जिसको लेकर के उनको फायर कर दिया गया। ये मेजर कंडीशंस, ये मेजर कारण बताए गए हैं। अब देखिए, जो उनको इफेक्टिव इमीडिएटली यानी कि तुरंत ही उनको कहा गया कि आपको आपके पद से विमुक्त किया जाता है। अब वहाँ पर जो पेंटागन के स्पोक्स पर्सन हैं शॉन पार्नेल, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भाई फ्यूचर एंडेवर्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, आपने बहुत अच्छा काम किया और आप इतने दिन काम करके रहे, ये सब अच्छी बातें तो होती ही हैं। लेकिन अगर हम मेन बात देखें, जो मेन चीज़ देखें कि इतना सारा अप्रिसिएशन के बावजूद ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि आपने एक इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति को, जो कि यूएस नेवी को पूरा रन कर रहा था, और यूएस नेवी के अभी जब इतना बड़ा रोल है तो आपने एकदम से उसको रिमूव कर दिया। और उनके रोल का रिमूव करने में ट्रंप का क्या रोल था वो भी बहुत देखना ज़रूरी है यहाँ पर। अब देखिए क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी मिलेगी। हालांकि ये पहले सेक्रेटरी थे, इनको रिमूव किया गया, लेकिन सेक्रेटरी लेवल का पहला व्यक्ति जिसको रिमूव किया गया, लेकिन इसके नीचे के बहुत सारे व्यक्तियों को रिमूव किया गया है पिछले कुछ महीनों के अंदर। और ये ट्रंप के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की जो इनस्टेबिलिटी है उसको ये दिखाता है। अब यहाँ पर कोई भी इनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इन्होंने एक दिन पहले बाकायदे जो यूएस नेवी का एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है उसको एड्रेस किया था। उसमें सारे सेलर्स आए थे, जो डिफेंस इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स थे वो आए हुए थे, सबको उन्होंने एड्रेस किया, सब बढ़िया चल रहा था। और अचानक से अगले दिन कहा जाता है कि भाई अब आपको कल से नहीं आना, आज ही आपका लास्ट डेट था। तो वो चीज़ बहुत बुरी, और इस लेवल के व्यक्ति के साथ जो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड कर रहा है उसके साथ आप ऐसा करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी बैड हियर। अब यहाँ पर पेंटागन और लीडरशिप के साथ जो इनके प्रॉब्लम्स थे उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? पीट हेगसेथ के साथ तो दिक्कत थी, जो उनके डेप्यूटी डिफेंस सेक्रेटरी थे स्टीफन फिनबर्ग, उनके साथ भी दिक्कत थी। और नेवी अंडर सेक्रेटरी जो थे हंग काओ, जो कि अब सेक्रेटरी बने हैं, उनके साथ भी दिक्कत थी। ये प्रॉब्लम्स एक्चुअली में शुरू कहाँ से होती हैं? ये प्रॉब्लम शुरू होती है शिप बिल्डिंग से, शिप बिल्डिंग प्रोग्राम को लेकर के। अब यहाँ पर जॉन फिलन जो हैं वो अपनी पूरी एक गोल्डन फ्लीट बनाना चाहते थे। उनका कहना था कि अगर मैं इस पोजीशन पर आया ही हूँ तो हमें शिप बिल्डिंग को, शिप प्रोडक्शन को तेज़ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ग्लोबल डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, अगर आपने अपनी नेवी कैपेबिलिटीज़ को, जो कि एकदम ठीक बात थी, अगर आपने अपनी नेवी कैपेबिलिटीज़ को नहीं बढ़ाया तो आपको बहुत बुरा झटका लगेगा, यूएस को बहुत बुरा झटका लगेगा। वो पूरे यूएस के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे। और आप यूएस की नेवी कैपेबिलिटीज़ को अभी देख रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से नेवी ने परफॉर्म किया। सबसे ज़्यादा बुरा अगर इस पूरे वॉर में किसी ने परफॉर्म किया दैट इज़ यूएस नेवी, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक काम दिया गया उसको संभालने के लिए, वो उसको भी कंप्लीटली नहीं संभाल पाए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप चाइना को देखो तो चाइना ने अपनी नेवल कैपेबिलिटीज़ को मैक्सिमम बढ़ाया है। देखिए, भले ही आप बहुत ज़्यादा एयर पावर से ओवर पावर कर सकते हो, डिमोलिश कर सकते हो अगले को, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर आप डिमोलिश करोगे तो उसका नुकसान आपको भी होगा। तो कंट्रोल करने के लिए आपको नेवल कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये जॉन फिलन उनको समझा रहे थे। और चाइना ने अभी रिसेंटली यूएस को अपनी जो शिप बिल्डिंग कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसमें उसमें सरपास भी कर दिया। तो ये यूएस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। और वही कह रहे थे जॉन फिलन कि हमें गोल्डन फ्लीट बनानी चाहिए, जहाँ पर बहुत सारे जो सपोर्ट वेसल्स हैं वो होंगे, ऑपरेशनल सपोर्ट वेसल्स वो होंगे, वॉरशिप्स हम नहीं बिल्ड करेंगे, मतलब सब कुछ बिल्कुल नया करेंगे। अब ये रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे, और इसके लिए जो बजट उन्होंने बताया था वो लगभग $1.5 ट्रिलियन का बजट था 2027 के लिए, जो कि यूएस जो कि पेंटागन बिल्कुल फुलफिल नहीं करना चाह रहा था। इसमें ये कह रहे थे कि हम 18 वॉरशिप्स जो है वो अक्वायर करेंगे, 16 सपोर्ट वेसल्स बनाएंगे, जिसका अकेले कॉस्ट $65 बिलियन हो जाता है। और उसके बाद फिर एडिशनल उसमें बहुत सारे फ्लीट को एक्सपैंड करने के लिए डिफरेंट उसमें प्रपोजल्स है। जैसे एक प्रपोजल था कि हम ट्रम्प क्लास बैटलशिप्स बनाएंगे, बिल्कुल नए सिरे से ट्रम्प क्लास बैटलशिप्स का निर्माण करेंगे। तो इसको लेकर के भी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे, और पैसे को लेकर के असल प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू हो चुकी थी। अब इसी को लेकर के उनके डिसएग्रीमेंट शुरू हुए थे अंदर ही अंदर। अब अगर हम देखें तो एक्चुअल में जॉन फिलन का कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं था। अगर आप जॉन फिलन को देखो तो जॉन फिलन जो है उनका कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था। वो एक इन्वेस्टर टाइप के व्यक्ति थे, उनका कोई नेवी सर्विस नहीं रही है पहले, किसी तरीके से वो नेवी से जुड़े नहीं थे या मिलिट्री से भी जुड़े नहीं थे किसी भी तरीके से। तो इसीलिए कहा गया कि वो ज़बरदस्ती का एक बिजनेस एम्पायर की तरह नेवी को रन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना पैसा खर्चा करो और उस पैसे को खर्चा करके हम अपनी फ्लीट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वो उस टाइप का बाय द बुक्स चलने वाले टाइप के व्यक्ति थे, जो कि यूएस में वर्क नहीं करेगा।
ऐसा कहा गया। लेकिन असल प्रॉब्लम पॉलिटिकल प्रॉब्लम था। ये तो सिर्फ अंदर की प्रॉब्लम्स जो बताई जा रही हैं, जो सामने आ रही हैं, पर पॉलिटिकल प्रॉब्लम का बहुत बड़ा रोल था। इनकी असल में वॉशिंगटन डीसी से बिल्कुल नहीं पड़ रही थी। हुआ क्या, मार्क केली का पूरा जो मामला था उसको लेकर के डिसएग्रीमेंट्स हुए थे ट्रंप के साथ इनके। मार्क केली एक सेनेटर थे जिनका वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ था, जिन्होंने साफ मिलिट्री ऑफिशियल्स को कहा था कि अगर आपको किसी भी तरीके के कोई इलीगल ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं तो आप उस ऑर्डर्स को परफॉर्म मत करिए। ये ईरान वॉर को लेकर के और बहुत सारी जो नए डेवलपमेंट्स थे उनको लेकर के मार्क केली ने बोला था। अब ट्रंप और उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि सारे सेक्रेटरीज जो हैं वो इसको कंडेम करें, इसको क्रिटिसाइज करें। तो इनसे भी यही उम्मीद थी कि जॉन फिलन इसको क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई क्रिटिसिज्म नहीं दिया और इसकी वजह से इनका प्रॉब्लम वॉशिंगटन डीसी से शुरू हो गया था। और वो चीज़ पीट हेग्सेथ के साथ वो कंटेंशन दिखने लगा था, वो दूरियां दिखने लगी थी और इसीलिए शायद पीट हेग्सेथ ने ये इतना बड़ा डिसीजन लिया है। उसके बाद फिर जो कंडीशन आती है कि वो एक्सपीरियंस की भी कंडीशन आती है और ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में जनरली आप लोगों में देखोगे जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता उनको ट्रंप उठा करके ले आते हैं। अब हमने स्टीव विटकॉफ के केस में भी देखा था, मैंने बोला था इज रियल एस्टेट बड़ी, ट्रंप के रियल एस्टेट बड़ी हैं। ठीक उसी तरीके से ये भी बिलियनियर इन्वेस्टर हैं, इनकी अपनी एक जो फर्म है रगर मैनेजमेंट एलएलसी, उसके माध्यम से और भी बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये जुड़े रहते हैं। और इनका मेन काम ये है कि ये रिपब्लिकन डोनर हैं, बहुत बड़े रिपब्लिकन डोनर हैं। तो पैसे वाला आदमी, बस इनको सेक्रेटरी बना करके वहाँ पर ट्रंप ने बैठा दिया, उसके नहीं बनी तो हटा दिया। उसी तरीके से मोस्टली आप देखोगे कि ट्रंप ने ऐसे ही लोगों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दी हुई है। अब अगर हम पीट हेग्सेथ की लीडरशिप के ऊपर बात करें तो बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी आपको पीट हेग्सेथ की लीडरशिप में दिखाई देगी, क्योंकि ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पर पूरी तरीके से चलते हैं। पहले ये तरीका नहीं था। यूएस में एक चीज़ चलती थी कि पेंटागन जो है वो अपना पूरा इंडिपेंडेंट काम करता था, बहुत ज़्यादा वॉशिंगटन उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल पाता था, एक लेवल तक ही प्रेशर डाल पाता था, उनको काम कैसे करना है वो कभी नहीं बताता था। अब का समय ये हो गया है कि ट्रंप इतने ओवर पावरिंग व्यक्ति हैं कि उन्होंने पूरी तरीके से प्रेशराइज कर दिया पीट हेग्सेथ को, इसीलिए वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए बहुत सारे सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स, जनरल्स, एडमिरल्स, हाई रैंकिंग लीडर्स, इनको आपने देखा कि इनको रिसेंटली फायर किया गया है। इसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है जॉन फिलन के अलावा, वो अभी रिसेंटली यूएस आर्मी के चीफ हैं रैंडी जॉर्ज, उनको अप्रैल में रिमूव किया गया था। इसी तरीके से बिल्कुल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, एक दिन बुलाया गया और लेटर दिया गया, बोला गया कल से, आज आपका आखिरी दिन था, चाय कॉफ़ी पीजिए और कल से जो है आप अपने घर पर देखिए, अपना हिसाब किताब संभालिए। इसी तरीके से बोला गया कि ये भी इंटरनल इनकी प्रॉब्लम चल रही थी डैनियल ड्रिस्कोल से, जो कि आर्मी सेक्रेटरी थे, और इस वजह से इनके आदमी रैंडी जॉर्ज को हटा दिया गया। पीट हेग्सेथ का ये डिसीजन। इसके अलावा जो चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, इनको भी हटाया गया। एयरफोर्स जनरल CQ ब्राउन और इसके साथ साथ चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस, एयरफोर्स वाइस चीफ ऑफ स्टाफ, इन सारे इंपॉर्टेंट लोगों को हटाया गया। और इसीलिए पीट हेग्सेथ की लीडरशिप पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या ये पेंटागन में बैठने लायक हैं भी या नहीं है। मार्क रीड यूएस सेनेटर हैं, मार्क रीड डेमोक्रेट पार्टी से आते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है और इसी इंस्टेबिलिटी की वजह से हम इतना बुरा फंस चुके हैं ईरान वॉर के अंदर, क्योंकि बार बार यहाँ पर सेक्रेटरीज चेंज हो रहे हैं, लीडर्स चेंज हो रहे हैं। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि बार बार वहाँ पर टैक्टिक्स चेंज करनी पड़ रही हैं, और टैक्टिक्स चेंज हो रही है तो हमारे जो वहाँ पर ग्राउंड पर स्टाफ है वो कंफ्यूज हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमें ईरान वॉर के अंदर झेलनी पड़ रही है। और यूएस की इससे ज़्यादा बेइज्जती और कुछ नहीं हो सकती। आपका इसके बारे में क्या सोचना है ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।